अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो सब्सटेंस हैं वो ही क्रॉस कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर एंटर कर पाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली रूप से दो टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है और सेल से बाहर आता है। ठीक है। फर्स्ट वन आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड वन आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर होता है। यानी कि यहाँ पे किसी तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ प्रेजेंट है और एक तरफ है वो कम मात्रा में है। तो जो ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट या कंसंट्रेशन है वहाँ से सब्सटेंस मूव कर जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे कम अमाउंट है, यानी कि लो अमाउंट या लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर जाता है। अब जैसे कि इसमें ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली एक लाइन में बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर सब्सटेंसेज का मूवमेंट होता है विदाउट यूजिंग एनर्जी। ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो टाइप के चीज़ें देखने को मिलती है या दो टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है डिफ्यूजन और सेकंड वन होता है ओस्मोसिस। तो सबसे पहले देखेंगे अपन डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो सोल्यूट का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से सोल्यूट का मूवमेंट कहाँ पे होगा, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर हो जाएगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि अपन सांस अंदर लेते हैं यानी कि अपन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है लंग्स के अंदर। पहले लंग्स में जाएगी, वहाँ पे मेनली रूप से कहाँ पे, एल्यूलाई के अंदर चली जाएगी और एल्यूलाई से ब्लड के अंदर जाती है। अब ये ब्लड के अंदर क्यों जा पाती है, क्योंकि अपन ने बाहर से ऑक्सीजन इनहेल किया, अंदर सांस अंदर ली है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चली गई है अंदर लंग्स के अंदर और ब्लड के अंदर कम पाई जाती है। तो अब एल्यूलाई के अंदर ज़्यादा है और जो एल्यूलाई के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन कम है। तो एल्यूलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाती, क्योंकि एल्यूलाई के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की एक सोल्यूट ही तो है, तो वहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट है तो वो ऑक्सीजन अंदर ब्लड के अंदर चली जाएगी और इस तरीके से पूरे बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी सेल्स के अंदर चली जाती है। और जब बॉडी सेल्स ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अब बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो निकलेगा। और एल्यूलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो जैसे ही ब्लड पल्मोनरी वेसल्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई के अंदर आ जाएगी, क्योंकि एल्यूलाई में CO2 कम है और ब्लड में ज़्यादा है तो इस तरीके से CO2 को अपन बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से चलता है अपना जो डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस, इस तरीके से काम करती है कि हाई जो कंसंट्रेशन वाले एरिया से सोल्यूट का मूवमेंट कहाँ पे होगा, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। डिफ्यूज़न के अंदर हमेशा सोल्यूट का ट्रांसफर हो रहा है, सोल्यूट का मूवमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर या फिर सोलवेंट, सोलवेंट का मूवमेंट होगा कहाँ से, हाई अमाउंट वाले एरिया से या फिर लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया वाले एरिया के अंदर या फिर लो कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर। ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है, दूसरी जगह पे क्या है, पानी कम है। ठीक है। और सोल्यूट ज़्यादा है। ओके। तो अब यहाँ से ज़्यादा वाले एरिया से क्या होगा, पानी चला जाएगा वाटर दूसरे कम वाले एरिया के अंदर जहाँ पे कम पानी है। तो ओस्मोसिस के अंदर बेसिकली किसका मूवमेंट हो रहा है, सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है। और डिफ्यूजन के अंदर किसका मूवमेंट हो रहा था, सोल्यूट का मूवमेंट हो रहा था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये किस तरीके से होता है। ध्यान से समझना है आपको। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन की बात आ रही है तो कंसंट्रेशन हमेशा किसको इंडिकेट करता है, सोल्यूट को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैं बात करूं कि हाई कंसंट्रेशन एरिया, मतलब ये हुआ किसका, वहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और सोलवेंट कम प्रेजेंट है। मैं बोलूँ कि लो कंसंट्रेशन एरिया, तो मतलब कि वहाँ पे सोल्यूट तो कम है और सोलवेंट ज़्यादा है, यानी कि वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, हाई सोल्यूट यानी कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया, हाई कंसंट्रेशन मतलब कि ज़्यादा सोल्यूट है वो लो सोल्यूट वाले एरिया के अंदर चले जाते हैं। और ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन एरिया बोल दो या फिर हाई अमाउंट बोल दो, अमाउंट किसको इंडिकेट करता है, हमेशा सोलवेंट को इंडिकेट करता है। तो लो
कंसंट्रेशन एरिया मतलब कि सोल्यूट की संख्या कम है। अब सोल्यूट कम है मतलब सोलवेंट ज़्यादा है, तो सोलवेंट ज़्यादा है वहाँ से सोलवेंट मूव कर जाएगा जहाँ पे सोलवेंट कम है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन सॉरी कि लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया के अंदर जो सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन सेकंड जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है उसके बारे में, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर जो सब्सटेंस है वो मूव करते हैं, मतलब कि जहाँ पे कम अमाउंट है वो ज़्यादा अमाउंट वाले एरिया की तरफ जाएगी। अब कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज कि एक तरफ एक ही आदमी है, एक तरफ 5 आदमी खड़े हुए हैं ऐसे, तो वो एक उनके अंदर जाएगा, उनकी तरफ जाएगा, तो वो रोकेंगे ना उसे, क्योंकि वो ज़्यादा है, ये अकेला है, तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक लाइन में बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है बाय यूजिंग द एनर्जी। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो टाइप के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है सोडियम पोटेशियम पंप और सेकंड वन होगा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो बेसिकली जो सेल के बाहर की तरफ होते हैं वहाँ सोडियम ज़्यादा होता है और सेल के अंदर सोडियम कम होता है। और जो पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है और सेल के बाहर कम होता है। ठीक है, तो सोडियम जो पोटेशियम पंप है ये इस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है कि बाहर जो सोडियम ज़्यादा रहे, अंदर सोडियम कम रहे, और अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहे और बाहर पोटेशियम कम रहे। तो इस चीज़ को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, सोडियम पोटेशियम पंप करता है। तो कंटिन्यूसली सेल के अंदर से क्या होगा, सोडियम बाहर निकलता रहता है, ताकि एक्स्ट्रा अगर सोडियम चला गया अंदर तो वो बाहर निकल जाएगा, ताकि अंदर सोडियम की मात्रा कम हो जाए और पोटेशियम अंदर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, सेल के अंदर पोटेशियम की। दूसरा काम जो सोडियम पोटेशियम पंप का होता है वो होता है नर्व और मसल्स के अंदर जो अपना जो कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करता है, जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करने में, और ताकि नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। तो इस तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है इसीलिए। ऑलराइट, सेकंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप होता है वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। अगर कोई भी लार्ज अमाउंट में सब्सटेंसेस को अंदर जाना है, लाइक जैसे कि लिपिड हो गए, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या लार्ज अमाउंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि लार्ज सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड फूड्स पार्टिकल्स हो गए, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके अंदर आता है, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, और बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि बाहर से अगर ज़्यादा मात्रा में या लार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा तो अंदर एरिया भी ज़्यादा चाहिए ना उसको, तो साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म अपना एरिया थोड़ा सा बढ़ा लेती ताकि बाहर से जो लार्ज पार्टिकल अंदर एंटर कर पाए। ओके, तो बल्क ट्रांसपोर्ट के भी बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं या तीन मोड होते हैं। फर्स्ट वन होता है फेगोसाइटोसिस, सेकंड होता है पिनोसाइटोसिस, और थर्ड वन होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं फेगोसाइटोसिस की। जो मैक्रोफेजेस वगैरह होती है, जैसे कि बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह चल गई या कोई सेल डेड हो गई, तो उनका जो एंगल्फमेंट होता है, उनका जो उस सेल के द्वारा अपने आप उस चीज़ को अंदर ले लिया जाता है, बैक्टीरिया वायरस को अंदर ले लिया जाता है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, फेगोसाइटोसिस के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंड वन होता है पिनोसाइटोसिस। अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोई भी सब्सटेंस अंदर जाना है, जैसे कि ग्लूकोज को जाना है या फिर किसी प्रोटीन को अंदर जाना है या किसी लिपिड को अंदर जाना है, तो वो जो चीज़ होती है, उस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके अंदर आता है, पिनोसाइटोसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लास्ट वन आता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो कि बाहर से कोई सेल के अंदर जा रहा है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर से कोई बाहर आ रहा है। ठीक है, तो रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब होता है कि हर सेल पे स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं कि इस सेल पे ये चीज़ ही काम करेगी। सपोज कि हर सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, तो इंसुलिन आके अटैच हो जाता है वहाँ पे और ग्लूकोज को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर जाते हैं, तो वो किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के अंदर। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, जिस तरीके से कि किस तरीके से कि कोई सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर पाता है। तो अपन ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है पैसिव और एक्टिव टाइप को। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की।